यहां पर एक बड़ा सवाल सोहित ये आता है कि कौन से मंत्रालय पर आकर के बात फाइनली फिक्स हो सकती है, और क्या ये पूरी तरीके से बीजेपी तय करेगी, पूरी तरीके से कि ये है मंत्रालय आपके लिए, लेना है लो, नहीं तो जयराम जी की। जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं 2022 के बाद भी हुआ था। देखिए संकेत, मैं आपको बताऊं कि तब भी भले मुख्यमंत्री शिंदे थे, लेकिन कई ऐसे शॉट्स थे या कई ऐसी चीजें थी जिसका फैसला बीजेपी करती थी। 2022 के मैं लोगों को याद दिलाऊं उस पर, और उससे में आपको जवाब मिल जाएगा कि जब 22 में ये अलग हुए थे, इन्होंने एक तो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, दूसरा इन्होंने अजीत पवार पर आरोप लगाया था कि अजीत पवार एनसीपी के विधायकों को पैसे देते थे, फंड देते थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे महाविकास आघाड़ी में, हमारे शिवसेना के विधायकों को वो सताते थे, और इसलिए हम अलग हुए हैं। जब 2023 में अजित पवार ने ज्वाइन किया महाविकास आघाड़ी, महायुति को उन्होंने ज्वाइन किया, बीजेपी और शिंदे को, तब बीजेपी ने कहा शिंदे से कि आप उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री देंगे, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए उन्होंने पैसा नहीं दिया। शिंदे को तब भी मजबूर किया गया कि नहीं, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री अजित पवार को देना होगा, वो हमारे साथ में है। ऐसे में शिंदे को तब भी मानना पड़ा था, अब भी कहीं ना कहीं शिंदे को मानना पड़ा है, क्योंकि आप देखिए ना 2022 में तो मंत्रालय तो बीजेपी और शिवसेना के बीच में बटे थे। जब 2023 में अजित पवार आया, आपको लगता है कि ज्यादा मंत्रालय किसके कटे होंगे? भले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन शिंदे के ही विधायकों को नाराजगी का सामना करना पड़ा था। अब जितने मजबूर शिंदे हैं, उतनी मजबूर उनके विधायक हैं फिलहाल तो, क्योंकि वो भी कहाँ जाएंगे? अब पुरानी शिवसेना में वो जा नहीं सकते, उद्धव ठाकरे उन्हें लेंगे नहीं। सरकार, सत्ता को कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन सत्ता में केवल विधायक बने रहने से आगे आपके पास ज्यादा मौका भी नहीं है। इसलिए शिंदे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री और अमित शाह तय करेंगे वही हम मानेंगे, क्योंकि इन्हें लगा था जैसे 2022 में अमित शाह और प्रधानमंत्री ने इनके नाम का जिक्र किया, उसे एक मास्टर स्ट्रोक माना गया था। और शिंदे की एक वजह भी है, आपको ये समझना होगा कि शिंदे क्यों, ऐसा नहीं है कि शिंदे इलॉजिकली ये सोच रहे थे कि मुझे सीएम बना दिया जाएगा जस्ट इमोशनली, नहीं। अभी बीएमसी का इलेक्शन होना बाकी है, जहां पर उद्धव ठाकरे अब भी मुंबई में मजबूत हैं। संकेत, उद्धव ठाकरे के 20 विधायक आए हैं चुनकर, उसमें से 10 विधायक मुंबई से चुनकर आए। तो मुंबई में अब भी जो उद्धव ठाकरे की पकड़ है वो मजबूत है। और मुंबई बीएमसी 60,000 करोड़ की सालाना बजट वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मुंबई में टोटल सीटें कितनी होती हैं जिसमें से वो 10 लेके हैं? 36 सीटें होती हैं, उसमें कुछ सीटें वो लड़ रहे थे, कांग्रेस एनसीपी वाले लड़ रहे थे, कुछ बीजेपी ऐसे, लेकिन 20 में से अगर वो 10 अब भी जीत कर आ रहे हैं, तब ये तो दर्शाता है कि मुंबई में अब भी कुछ जगहों पर उनका कंट्रोल है। तो शिंदे ये समझ रहे थे कि जब मैं 40 से 57 चला गया और मैंने उद्धव को 20 पर ला दिया, तो दिल्ली में बैठे मोदी और शाह ये देख रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत काम का आदमी है, अब शिवसेना को एक बार का अगर खत्म करना है तो शिंदे को आप सीएम बना दीजिए और शिवसेना को खत्म कर दीजिए, बीएमसी भी आप जीत लीजिए, और उसके बाद मतलब उद्धव ठाकरे चारों खाने चित हो जाएंगे। ये एकनाथ शिंदे के भी दिमाग में चल रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा हुआ नहीं, फडणवीस के नाम का ऐलान किया गया, क्योंकि अगर शिंदे 40 से 57 हुए तो बीजेपी 105 से 133 हो गई। अब वो 2.5 साल वैसे भी कमजोर रहे। अगर इस बार फडणवीस को नहीं बनाते मुख्यमंत्री, तो बीजेपी के कैडर के साथ साथ आरएसएस के जो लोग हैं जिन्होंने जमीन पर काम किया है, वो भी नाराज हो जाते, वो भी गुस्सा हो जाते। ऐसे में बीजेपी के अमित शाह और मोदी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में शिंदे ये चाहते थे कि वो इससे दूर रहे। एक वहां पर जो कहा भी गया था संकेत सरकार बनाने के लिए कि हम आपको बाहर से समर्थन दे देते हैं हिंदुत्व के नाम पर, हमारे लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अब अगर ये भी करता तो ये भी खराब दिखता बीजेपी के लिए कि ये देखिए अपने ही लोगों को साइडलाइन करते हैं। ऐसे में बीजेपी ने इन्हें एक तरीके से फोर्स किया कि नहीं, बनना पड़ेगा और आपको ही बनना पड़ेगा। और फिर शिंदे हैड टू कम इन टर्म्स विद दिस, और वो आए और फिर वो उप मुख्यमंत्री बन गए। तो ये उनके लिए भी उतनी ही एक डिमोशन है जितना नहीं। आप मुझे ये बताइए कि क्या शिंदे के इतना कंट्रोल अपने विधायकों के ऊपर है कि अगर वो ये फैसला ले लेते कि हम तो बाहर से समर्थन करेंगे, हम आपकी कैबिनेट में आएंगे नहीं क्योंकि आपने हमारी शर्त नहीं मानी, तो उनके अपने विधायक को ये कबूल होता? ये संकेत, इसका मैं आपको एक अलग तरीके से जवाब देता हूँ। शिवसेना में जब ये 2022 में भी जब ये जा रहे थे, तो वहां पर जो उद्धव ठाकरे के साथ नेता थे वो कहते थे हमारे यहाँ पर आदेश चलता है, आदेश। लेकिन उनको समझ में आया कि अब ये वो वाला समय रहा नहीं है। आप सभी विधायक भी जो है वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, फायदा नुकसान ये सारी चीजें सोचते हैं। और पिछले 5 साल में ये तो आपको समझ में आ गया है कि कोई किसी का सगा नहीं, कोई भी। जब अजित पवार खुद शरद पवार के सगे नहीं हो सके, जब एकनाथ शिंदे जिन्हें
उद्धव ठाकरे ने सब कुछ दिया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी एकनाथ शिंदे को दिया था, विधायकों को कंट्रोल करने का काम भी एकनाथ शिंदे को दिया था। शिंदे ने विधायकों को अपने लिए कंट्रोल करके जब अलग कर लिया, तो अब जो विधायक हैं वो फायदा नुकसान उस हिसाब से देखते हैं। और ये बात शायद शिंदे भी समझते हैं कि अब कोई किसी का सगा नहीं, अब जहां पर आपको फायदा नजर आएगा वहां पर आप साथ में जाओ। तो इन्हें भी ये डर था कि आपके अंदर अगर आप उद्धव ठाकरे जिनके पिताजी ने पार्टी बनाए उनसे आप बगावत कर सकते हो, तब तो आप पार्टी तो 2.5 साल से ही चला रहे हो, तो आपके अंदर भी बगावत हो सकती है। ऐसे में ये शिंदे समझ रहे हैं कि अगर वो इसी तरह से चश्मा पहनकर चलना चाहते हैं तो ऐसे में उनको सीएम बनना बहुत जरूरी था। इसलिए अब सीएम नहीं तो कम से कम होम मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट, ऐसी चीजें ले लें। और ये क्यों मांगते हैं ये लोगों को समझता नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये मलाईदार मिनिस्ट्री होता है तो उसे केवल आप करप्शन से जोड़कर ना देखिए। कई अभी जैसे अगर आपके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आ जाती है तो आप ये कर सकते हैं कि जहां जहां पर आपके विधायक हैं उस क्षेत्र में कुछ काम लेकर जाएं जिसके नाम पर वो विधायक आगे जाकर अपनी बातचीत कर सके, आगे जाकर वो लोगों से वोट मांग सके। इसलिए भी जरूरत होती है कि महत्वपूर्ण विधायक या महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रखना, मलाईदार और ताकतवर मंत्रालयों को अपने पास रखना। लेकिन क्योंकि अब हर एक चीज को 3 में बांटना है तो इसका असर तो जरूर होगा। और नरेंद्र मोदी से भी पहले जितने गर्मजोशी से वो मिलते थे, आपने देखा कि इस बार उस तरह के हालात नहीं थे, नाराजगी शक्ल पर साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो ये इनका भी भविष्य अब आने वाले कई सालों में तय होगा, इस सरकार में तय होगा। क्योंकि आप देखिए ना, बीजेपी ने कितने बड़े बड़े लोगों को संकेत अपने पास लाकर खत्म किया या उनकी ताकत कम की। नारायण राणे मुख्यमंत्री थे जब शिवसेना में थे, बीजेपी में गए, कई सालों तक साइडलाइन रहे। अब उनके बेटे और वो एक बार फिर से वापसी आ रहे, कई सालों तक उनको साइडलाइन करके रखा गया और वो भी उसके लिए इतनी नफरत फैलानी पड़ रही है कि पूछो मत। जी जी, हर रोज बॉस बॉस करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री रह चुके के बेटे को हर रोज बोलना पड़ता है सागर बंगले में हमारा बॉस बैठा है, देवेंद्र फडणवीस हमारा बॉस है। राधा कृष्ण विखे पाटिल ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, तब एक अलग अकड़ में वो चलते थे। अब यहां पर आकर उनको समझ में आया कि वो अकड़ नहीं दिखा सकते। अशोक चौहान को आप देख लीजिए, अशोक चौहान को इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया, आखिरी बार आपको कहां नजर है? 2011 या 2024-22 तक भी वो बीजेपी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर महाराष्ट्र में देखे जाते थे, एकदम खट्ट से साइडलाइन कर दिया गया उन्हें। तो ऐसे में इन्हें भी पता है कि धीरे 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 देवेंद्र फडणवीस फिर अपने आप को अगर ताकतवर बनाएंगे। अब कहने के लिए तो फडणवीस को भी उस दिन कहना पड़ा कि नहीं नहीं, मुख्यमंत्री तो केवल औपचारिकता है, जो भी फैसले लेंगे हम तीनों लेंगे। और फडणवीस को जानबूझकर कहना पड़ा क्योंकि उन्हें पता है कि इसे लेकर नाराजगी होगी और इसलिए उनकी ओर से यह कहा गया। लेकिन अब भी जो धीरे धीरे ताकत अगर फडणवीस की बढ़ती है और आपकी सरकार में अगर एक की ताकत बढ़ती है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दूसरे की ताकत है वो कम होती जाएगी। और एक कमजोर शिंदे के साथ कितने विधायक रहेंगे, और कमजोर शिंदे जब मुख्यमंत्री थे अपने पार्टी को 57 सीटें जिता सके, तो कमजोर होने के बाद क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रख पाएंगे, क्या वो उनका काम निकलवा पाएंगे, क्या वो उतने ताकतवर रहेंगे जो पहले थे? ऐसे तमाम चीजों पर शिंदे को भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की जरूरत है। ऐसे में ये जो अभी तक महाराष्ट्र में फैसला नहीं आया, अब यहाँ पर अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार होती तो शायद हर टीवी चैनल चला था कि देखिए इनके बीच में तालमेल नहीं है, या आज हम और आप ही कर रहे हैं, आपको ये ना अखबार में नजर आ रहे हैं ना टीवी में नजर आएगा। लेकिन इनके बीच में भी तो तालमेल नहीं है कि 23 और ये भी 17 दिन हो गया बताना जरूरी है, दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है, बात जो सही हो लोकप्रिय नहीं। आप ये समझ रहे हैं ना, एक्चुअली इतना बड़ा मैंडेट आ जाना शायद एकनाथ शिंदे के लिए, एकनाथ शिंदे आज मन में सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा कम आना चाहिए था मैंडेट। जी ये इतना ज्यादा आ गया कि मैं तो किसी लायक ही नहीं रहा।